श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। चरक शुश्रुत चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 2 सद्य व्रण अध्याय में पढ़ रहे थे, उसकी चिकित्सा कर रहे थे हम। जो है वृषण अगर बाहर निकल आए तो वहां तक हमने पढ़ लिया था कि वृषण को जो है वृषण वृषण में से अगर टेस्टिस बाहर निकल जाए, मुष्क निरस्त की स्थिति हो, तो मुष्क को दोबारा से जो है फलकोश में लगाएंगे, तुन्न सेवनी बंधन बांधेंगे और गोफणा का बंध से बांध देंगे। और इन सबसे पूर्व क्या कर रहे थे? पाद और अक्षणी का प्रक्षालन कर रहे थे। चलिए, हमने वहां पर एक बात पढ़ी थी क्या, कि वृषण पर क्लेद होकर के यदि व्रण हो जाए तो बताइए ये अच्छी बात या बुरी बात? बुरी बात। इसीलिए हम इस तरीके के भेदन में वृषण पर चोट लगती है तो हम वहां पर स्नेहन स्वेदन करवाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे क्लेद होने की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छा, वृषण पर क्लेद होकर के व्रण हो जाता था, ये बात हमने एक क्षुद्र रोग में पढ़ा था, और वो क्षुद्र रोग का नाम क्या था? वृषण कच्छू। वहां भी यही निदान था कि न नहाने की वजह से या गंदा मल रहने की वजह से इन एरिया में क्या होता है, पसीना मर जाता है, पसीने की वजह से जो है खुजली होती है, खुजली होती है तो फिर वो व्रण बन जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे थे? वृषण कच्छू। जबकि यदि ऐसा ही हो कि कहाँ पर, गोदाम मार्ग वाले एरिया में, गोदाम मार्ग वाले एरिया में यदि जो है नहाया धोई ना की जाए, मल मूत्र जो है वो गोदाम मार्ग पर लगे हुए हों, और ऐसे में यदि नहाएंगे नहीं तो पसीना मरेगा, पसीना मरेगा तो क्या होगा कि भाई कफ रक्त की दृष्टि होगी, और उस एरिया में क्या होगा? खुजली होगी, खुजली होगी, कंडू होगी, खुजाएगा तो रैशेस पड़ जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं बट रैशेस, और या फिर शुद्ध रोग में इसको नाम क्या दिया है? अहिपूतन। ठीक है, सुश्रुत निदान स्थान चैप्टर नंबर 13 में हम ये बात देख लिए हैं। चलो, अब अगला केस देखते हैं। मान लो आपके पास एक पेशेंट आया जिसके सर में पेंसिल जैसी आयरन रॉड जो है वो किसी ने घुसेड़ दी, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? तो लिखा है, शिरसो अपहृते शल्ये बालवर्ती निवेशये बालवर्त्याम आदत्ताया मस्तुलुंगम व्रणात् स्रवेत् हन्यात एनं ततः वायु तस्मात् एवं उपचारेत् व्रणे रेहति च एकैकं शनैः बालम अपक्षयेत्। यानी सिर की जो स्किन है वो कैसी है बताओ? हार्ड है या सॉफ्ट है कंपैरेटिव टू बाकी बॉडी के पार्ट्स के? तो वो रिलेटिवली थोड़ी हार्ड है। तो जैसे जैसे ही आप उस आयरन रॉड को निकालोगे तो उस रॉड की गोलाई के जितनी सेम टू सेम वैसा ही घाव आपको सर में दिखेगा। अब आपको उतनी ही मोटाई की जो है आपको क्या करना है, बाल कहीं से काट के चोटी बना के उस घाव में घुसा देनी है, ठीक है। अब डेली उस चोटी का एक एक बाल जो है वो आपको निकालते जाना है। ऐसा करने से क्या होगा? धीरे धीरे चोटी की मोटाई कम होने लगेगी, और जो घाव है, घाव का छेद भी जो है वो ग्रेजुअली छोटा होने लग जाएगा, ठीक है। अगर बालवर्ती नहीं डालते तो क्या होगा? तो व्रण से मस्तूलों का स्त्राव होता, और वात बढ़ती और पेशेंट की जो है मृत्यु भी हो सकती थी। अब मान लो इस पेशेंट के सर में नहीं, मान लो पेंसिल घुसाई, इसके पेट में चाकू घुसा दिया, पेट में आयरन रोड घुसा दी, तब आप क्या करोगे? तब आप बालवर्ती लगाओगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पेट की स्किन जो है वो सॉफ्ट होती है, तो यहाँ जो व्रण बनेगा वो एक तो फ्लेक्सिबल होगा, यानी हिल डुल सकता है, तो थोड़ा ज्यादा सा भी उसका जो है वो मुंह खुल सकता है। तो ऐसे मतलब उसके जो मुंह है वो एकदम फिक्स नहीं है जैसे सर में हो रहा था। ऐसे में होगा क्या, अगर आपने बालवर्ती डाली तो बालवर्ती डालोगे तो वो वहां टिकेगी नहीं, इसलिए अगर किसी जगह पर रॉड घुस गई हो तो वहां पर क्या करना है? स्नेहवर्ती का प्रयोग करना है, ठीक है। तो लिखता है, गात्रात अपहृते अन्यस्मात् स्नेहवर्ती प्रवेशियेत। अगर कहीं और पर इस तरीके की चोट लगी हो गात्र में तो स्नेहवर्ती से प्रवेश करवाना चाहिए, ठीक है, यानी स्नेहवर्ती डालनी चाहिए उसमें। ओके, अब नेक्स्ट मान लो एक और केस आया। उस पेशेंट ने क्या हुआ, उस पेशेंट के जो पैर है उसमें वो जो साइकिल की कैसी व्हील्स होती है ना, साइकिल के व्हील के जो पतले पतले तार होते हैं, ठीक है, तो वैसे तार जो है वो किसी ने जो है उस पे बेचारे के पैर में घुसा दिए, या एक्सीडेंट की वजह से वो जो तार है वो घुस गया उसके पैर में, साइकिल की व्हील का, ठीक है। तो अब बताओ इसमें क्या करेंगे? बालवर्ती लगाएंगे क्या? वो इतना पतला छेद है उसमें रुई घुसेगी कैसे? ठीक। दूसरा,
स्नेहवर्ती डालोगे क्या? स्नेहवर्ती स्नेहवर्ती भी नहीं डल सकती, बालवर्ती भी नहीं डल सकती। बालवर्ती क्यों नहीं डल सकती? क्योंकि भैया हेड के जैसा घाव परफेक्ट नहीं, ठीक है। स्नेहवर्ती इसलिए नहीं डाल सकती क्योंकि बहुत ही पतला और लंबा घाव है, तो वर्ती वहां जाएगी नहीं। पाउडर छिड़कोगे क्या? पाउडर तो हम जो है अगंभीर व्रण में छिड़कते हैं, जबकि यहाँ तो क्या है, गंभीर व्रण हो रखा है। जो तार है, ये अगर मेरा पैर है तो तार इसमें अंदर जो है कंप्लीट तक घुस गया, हो सकता है हड्डी वड्डी भी डैमेज कर गया हो, है ना, अंदर से मज्जा वज्जा में घुस गया हो, तो वहां पर पाउडर काम करेगा नहीं, क्योंकि पाउडर जो है वो अगंभीर व्रण में डालते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम उस नीडल को निकालेंगे जो नीडल घुसी हुई है, और उसकी जगह एक पतली नीडल के द्वारा चक्र तेल से जो है वो उसे घाव को भर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्टेप बाय समझते हैं। सबसे पहले हमें फाइन हॉलो नीडल से व्रण से जितना ब्लड निकल सक रहा है उतना निकाल लेंगे, बिकॉज ये घाव जो है वो अस्थि मज्जा तक पेनिट्रेट कर चुका है। तो एक मोमेंट पर मज्जा जो क्या कर देगी, वो रक्त को परिप्लुत कर देगी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि ना खुद मज्जा बाहर आएगी ना ब्लड को आने देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जो है अंदर ही अंदर रुका रह जाएगा। बट अगर ब्लड अंदर ही अंदर रुका रह गया तो क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है, विकृति बन सकती है, घाव बन सकता है, इन्फेक्शन बन सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं भाई, जितना ब्लड हो सके उतना जो है बाहर निकाल लेते हैं सक आउट करके फाइन नीडल से, और फिर उसी नीडल से अब हम क्या कर देते हैं, चक्र तेल को डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं उस नीडल में, और पूरा व्रण जो है अंदर तक भर देते हैं चक्र तेल से। क्यों? क्योंकि साइकिल का चक्का घुसा था, साइकिल के चक्के के तार घुसे थे ना, तो चक्र तेल डालेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही ट्रीटमेंट हमने किस विधि के अंदर पढ़ा था इससे पहले, ये तो हमने चलो आज 7 दिन में पढ़ लिया। ऐसा ही हमने एक विधि पढ़ी थी, निज विधि, मतलब जिसमें क्या हो रहा था, इन्फेक्शन हड्डियों के अंदर तक ही पहुंच रहा था लेकिन बाहर से कोई घाव नहीं था। तो देखो हमने पढ़ी थी अस्थिगत विधि, ऑस्टियोमाइलाइटिस, या कह लो इन्फेक्टिव ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। इसका बैक्टीरिया कौन सा होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब वहां जो किया था वही यहाँ कर रहे हैं। तो वहां क्या किया था हमने, जब अस्थिगत विधि हो गई थी, तो वहां जब अस्थिगत विधि में होती थी, तब अगर पेशेंट न लिया हो, पेशेंट ने अगर ट्रीटमेंट न लिया हो पेशेंट ने, तो कुछ टाइम बाद मज्जा में पाक हो जाता था। अब ऐसी सिचुएशन में ये पाक हुआ मज्जा बोन एंड मसल से कवर्ड होने की वजह से पस बाहर नहीं निकल पाता था, और पेशेंट अंदर ही अंदर जलने के मारे परेशान हो जाता था। तो डॉक्टर क्या बोलता था, तो डॉक्टर क्या करता था कि भाई ट्राई टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ मज्जा परिपाक, कि मज्जा कहाँ परिपाक हो रही है, और जहां परिपाक हो रही है वो पता चल जाए। तो अगर लकीली वो पता चल जाए, क्योंकि आपको बाहर से देखने से पता नहीं चलेगा, बस पेशेंट को दर्द होगा, फिर आप क्या करो, फाइन नीडल से एस्पिरेट कर लो, और फाइन नीडल से एस्पिरेट करके सारा पस बाहर निकाल दो, और फिर उसी जगह पे क्या भर दो, चक्र तेल भर दो, ठीक है। अब इसका मतलब ये सीखा हमने, यदि दूर अवगाढ़ और सूक्ष्म वर्ण हो, यानी दूर अवगाढ़ मीन्स डीप सीटेड, और सूक्ष्म वर्ण मतलब ये अपने वर्ण जो मिलते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म वर्ण में पतला वर्ण है, तो अंदर करेंगे इसको क्या क्या वर्ण के अंदर क्या करेंगे, इस वर्ण के अंदर सूक्ष्म नेत्र से चक्र तेल से तर्पण करेंगे या चक्र तेल से भरेंगे, ठीक है। अब चक्र तेल में भयंकर हीलिंग पावर होती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि चक्र तेल जो है तैलम रोपणम उत्तमम। त्रयोदश शशांक तेल किस काम आता था, वो भी रोपण में हितकारी होता था, लेकिन चक्र तेल जो है वो रोपण के लिए उत्तमम होता है, ठीक है। अब यहां तक हमने छिन्न पढ़ लिया, भिन्न पढ़ लिया, विद की कंडीशन पढ़ ली, ठीक है। अभी जो लास्ट पढ़ा ये विद वाली कंडीशन तो थी, साइकिल के अंदर जो तार घुसा वो, ठीक है। तो अब क्या है, क्षतज, पिच्चित और भ्रष्ट, ये 3 बची। तो क्षतज, पिच्चित और भ्रष्ट में क्या कहता है, देखो अगर क्षतज व्रण हुआ हो तो क्षत विधि से चिकित्सा करें, पिच्चित हुआ हो, पिच्चित हुआ हो तो भग्न विधि की चिकित्सा करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो भग्न में भी क्या होता था, हड्डी टूट जाती थी, तो अगर बीच से हड्डी टूट गई तो फिर क्या होता था, मज्जा में डैमेज होता था, और पिच्चित व्रण में भी मज्जा में डैमेज होता है, तो पिच्चित व्रण में भग्न विधि के समान चिकित्सा करनी है। घ्रष्ट व्रण में, क्योंकि हमें पता है दूर अवगाढ़ व्रण है नहीं, सुपरफिशियल ही है, तो चूर्ण से अवसेचरित करने को बोला है, ठीक है। तो 3 प्रकार के व्रण बोल दिए, शतव्रण, शतव्रण, पिच्चित व्रण और घृष्ट व्रण, ठीक है। शतम पिच्चितम एवच घृष्टम आहूत षष्टम, है ना। तो ये जो है सकृत, पिच्चित और घृष्ट वर्ण, इनमें घृष्ट वर्ण में देंगे चूर्ण, पिच्चित वर्ण में देंगे भग्न विधि की चिकित्सा, और भग्न वर्ण में देंगे छत वर्ण में देंगे
छत विधि की चिकित्सा, ठीक है। छते छत विधि कार्य पिच्यते भग्नवत विधि भृष्टे रुजे विग्रह आशु चूर्ण अपचरित व्रणम, ठीक। चलो, ये हमने समझ लिया। अब ये देखो, अगर कहीं पर क्या हो, देह विश्लिष्ट हो जाए, देह विश्लिष्ट मतलब देह जो है वो डिसलोकेट हो जाए, तो आप क्या करोगे, ठीक है। या देह जो है गिर गया हो, या कोई पेशेंट कहीं पे गिर गया हो, या कोई चीज कुचल गया हो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ठीक है। या ऐसे समझ लो कि वर्टिब्रल डिस्क जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, विश्लिष्ट वर्ड से हम, विश्लिष्ट वर्ड हमने पहले कहां पे सुना था, 6 प्रकार की जब हमने संधि च्युति पढ़ी थी, कौन कौन सी थी 6 प्रकार की संधि च्युति या फिर संधि मुक्त, देखो था उत्पिष्टम विश्लिष्टम विवर्तितम अवक्षिप्तम अतिक्षिप्तम त्रियक्षिप्तम इति षड्विधम, बोलो। उत्पिष्टम विश्लिष्टम विवर्तितम अवक्षिप्तम अतिक्षिप्तम क्षिप्तम और त्रियक्षिप्तम। उत्पिष्टम विश्लिष्टम विवर्तितम अवक्षिप्तम अतिक्षिप्तम तिर्यक्षिप्तम इति षड्विधम। कितने बारे में है ये, शुद्ध रोग के बारे में है, शुद्ध रोग कह रहा हूँ, ये जो है वो संधिच्युत हो जाती है, तो ये उसके 6 प्रकार की संधिच्युति, ये 6 प्रकार की संधि मुक्त है सुश्रुत निदान 15 में, ठीक है। आप क्या लिखा है, विश्लिष्ट देहम पतितम मथितम हतम एव च वासये तेलम पूर्णाय द्रोणाम मांसरस अशनम, मतलब द्रोणी, द्रोणी मतलब क्या होता है, टब, टब में लेटाना, कौन सा स्वेद, अवगाह स्वेद, ठीक है। और चरक में स्वेदो क्या करणम, मार्दव करणम। मान लो विश्लिष्ट देह का व्यक्ति जिसकी वर्टिकल डिस्क जो है वो सर की थी, सर की हो जिसकी, तो उसको अगर अवगाह करा दिया, यानी अवगाह मतलब द्रोणी में प्रवेश करवा दिया, तो सारी मसल्स सॉफ्ट हो जाएंगी, लिगामेंट्स लूज हो जाएंगे और वर्टिब्रल डिस्क अपने आप अपनी जगह पर वापस आ जाएगी। हेंस तेल पूर्ण द्रोणी में किसे लेटाना चाहिए, विश्लिष्ट व्रण को, विश्लिष्ट देह वाले व्यक्ति को, यस विश्लिष्ट देह वाले व्यक्ति को, ठीक है। हेंस मांस रस के सेवन कार्य, मांस रस के सेवन जो है करवा दिया जाएगा, ठीक है, कराएं। अब सद्य व्रण की चिकित्सा किसके समान, सद्य व्रण की चिकित्सा पित्तवत शीतल चिकित्सा करवाएंगे, सद्य व्रण में पित्तज विद्रदी के समान चिकित्सा करवाएंगे, और कषाय मधुर शीतल स्निग्ध क्रिया करवाएंगे, ठीक है। तो घृतानी यानी वक्ष्यामि यत्नतः पित्त विद्रदो सद्यो व्रणेषु देयानि तानि अध्ययन जानता। तो पित्तज विद्रदी के समान चिकित्सा होती है सद्य व्रणेषु, सद्य व्रण में पित्त विद्युति के समान चिकित्सा होती है। सक्षूल सद्य क्षत व्रण में किसका सेचन करेंगे, ठीक है। यानी अगर सद्य व्रण तो हुआ है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ है भाई, सक्षूल बहुत ज्यादा शूल हो रहा है, तब उस केस में क्या करना है, बला तेल से सेचन करना है। तो सद्य क्षत व्रणम वैद्यम सक्षूलम परिसेचयेत सर्पिषा न अतिशीतेन बला तेलन वा पुनः। तो सक्षूल वाली अवस्था में जो है हमको परिसेचन करवाना है, लेकिन कहाँ, अतिशीत और अतिशीत और बता न अतिशीत और बला तेल से, ठीक है। चलो, अब सद्य व्रण जो है, सद्य व्रण की कषाय मधुर शीतल चिकित्सा कितने दिन तक करनी चाहिए, सप्त आहत, कहता है कि भाई कषाय मधुर शीतल क्या है, पित्त शामक चिकित्सा होती है, ठीक है, और आगंतुज में भी पित्त की प्रधान दृष्टि होती है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि भैया पित्त कषाय मधुर, सॉरी शीतल मधुर और कषाय क्रिया करेंगे। अगर आपको क्या करना है, स्निग्धन जो है स्नेहन करना है, सिग्नश्च योजयित सद्य व्रणानाम सप्ताहम पश्चात पूर्व देहिकम आचरित। अच्छा, तो ये कह रहा है कि 7 दिन बाद जो है वो, 7 दिन तक के बाद जो है वो पूर्वोक्त आचरित, पहले चैप्टर में जैसा बताया था, पहले चैप्टर में किसके बारे में बताया, निज व्रणों के बारे में, तो 7 दिन बाद जो निज आगंतुज व्रण होगा, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो वो निज व्रण की तरह फैल सकता है, तो इसीलिए आपको निज व्रण की भी चिकित्सा के बारे में सोच लेना चाहिए। कितने दिन बाद, 7 दिन बाद। तो सद्य व्रण की कषाय मधुर शीतल चिकित्सा तो 7 दिन तक करेंगे, उसके बाद आगंतुज समझ के क्या कर देंगे, पित्त चिकित्सा कर देंगे, ठीक है। फिर सप्ताह के बाद सद्य व्रण जो है वो, सद्य व्रण की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, सद्य व्रण बिकॉज 7 डेज के बाद सद्य व्रण निज इफेक्ट में भी में ला पाए हो, निज इफेक्ट भी ले आया हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर था वो
निज व्रण चिकित्सा था और सेकंड चैप्टर जो था वो सद्य व्रण चिकित्सा प्रधान था। ठीक है, चलो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था? द्विव्रणीय अध्याय। चलो अब क्या बोल रहे हैं? दुष्ट व्रण। दुष्ट व्रण का मतलब क्या होता है? दुष्ट व्रण मीन्स पुष्ट का व्रण हो, प्रमेय का व्रण हो, तो दुष्ट व्रण जो है वो निज हुआ या आगंतुज हुआ? निज हुआ। ठीक है, तो निज व्रणों में हमको इंटरनल दोष क्लेंजिंग पर ध्यान देना है। इसके लिए बोलता है कि भैया दुष्ट व्रण विधि कार्या मेह कुष्ठ व्रणेशु अपि, तो मेह और कुष्ठ में दुष्ट और व्रण विधि के समान चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसका मतलब किससे किससे हो गया? ये हो गया क्या बोलते हैं, दुष्ट व्रण से रिलेटेड। तो व्हाट इज दुष्ट व्रण? दुष्ट व्रण मतलब ये हो सकता है नया बायो व्रण विधि कार्य और मेह कुष्ठ व्रणेशु। हाँ ठीक है, उसने पढ़ा नहीं शायद। चलो, तो कह रहा है दुष्ट व्रणेशु कर्तव्यम ऊर्धा च अध च शोधनम। तो इसलिए हमें क्या करना है कि भैया अगर कोई दुष्ट व्रण हो गया है तो उस केस में हमको रेडी रहना है, कभी भी तकिया तकिया कह सकती है ये। ठीक है, अब दो शोधन गण के एग्जाम्पल हमने क्या पढ़े थे? एक जो शोधन करवाते थे, एक था आरकवदादी गण और एक सुरसादी गण। ठीक, तो अगर सुरसादी गण और आरकवदादी गण की मेडिसिन को क्लाथ बना के उसको तेल या तेल में सिद्ध कर दें और उस तेल से दुष्ट व्रण में सेचन करें। ठीक है, तो ये किया हुआ प्रोसेस क्या कहलाएगा? रोपण या शोधन? आंसर इज शोधन। देखो क्या लिखता है, कषाय राज वृक्षादौ सुरसादौ सुरसाधु कषायेण तेलम शोधनम इष्यते। ठीक है, तो जो दुष्ट होता है उस पर पीला नीला लेयर जमने लगता है। पस का पस का कोई लेना देना पस का और इस लेयर का यदि हम लेखन करना है ताकि गुण जो है वो साफ हो जाए, तो कौन सा काम आएगा? क्षार काम आएगा। तो क्षार कल्पेन व तैलम क्षार सौत्रम समापिता। ठीक है, ये क्षारकल्पेन वा तैलम क्षार द्रव्येषु साधितम। इसलिए दुष्ट व्रण के शोधन वाले तेल में क्षार आएगा। क्षारीय द्रव्य जो है वो स्फटिक भस्म हो सकता है, यवक भस्म हो सकता है। तो उससे क्या होगा? रेशियो मुझे ये बना के देनी है कि 550 ml में जो है 2.5 ग्राम सोने का 110% ये जो है वो काम करेगा। इसके साथ ये चैप्टर हमारा हो जाता है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे सुश्रुत चिकित्सा चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट सेशन से। अभी रागादिरोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोहारतिरांजघान यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै।